नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बलबनी वंश को। ठीक है, तो इस सेक्शन में साथियों मैं गुलाम वंश के जो तीसरा पार्ट बलबनी वंश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? तो साथियों, ये गुलाम वंश का तीसरा वंश है बलबनी वंश। आई बात समझ में? साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको शमसी वंश के बारे में पढ़ाया हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आएगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, पूरा कहानी के तौर पर आपको समझ में आ जाए इतिहास, तो आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में और भी मजा आएगा और कंपटीशन एग्जाम निकलते ही जाएगा। ठीक है, तो आपसे हर एक एग्जाम निकलेगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा कठिन और बोरियत सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बहुत आपको आसानी से कॉन्सेप्ट वाइज तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, बारीक हिस्से में कर करके। ठीक है, तो जितना भी मेहनत कर रहा हूँ ना, ये आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ाना होता तो मैं ऐसे ही निकल जाता पढ़ा के, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, आपसे एग्जाम निकले, यही मेरा उद्देश्य है। आई बात समझ में? तो साथियों, बलबनी वंश पर हम चलते हैं। ठीक है साथियों, पुनः बताना चाहूँगा कि 65% व्यूवर्स, जो 65% लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो सके। आई बात समझ में? तो साथियों, आइए हम पढ़ते हैं बलबनी वंश के बारे में। तो इस वंश के संस्थापक थे, नाम से ही स्पष्ट है, बलबनी वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन बलबन। आई बात समझ में? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने नाम से ही, अपने सरनेम से ही बलबनी वंश की स्थापना करी गुलाम वंश में। आई बात समझ में? ये गुलाम वंश का तीसरा वंश है, लास्ट वंश है। आई बात समझ में? साथियों, गयासुद्दीन बलबन कौन थे, कहाँ से आए थे? तो आइए मैं एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि साथियों, इल्तुतमिश ने एक 40 दल का गठन किया था, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चिहालगामी। जो 40 दल था ना तुर्क सरदारों का, इन 40 दलों में से एक सदस्य गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चिहालगामी का एक सदस्य था गयासुद्दीन बलबन। इससे स्पष्ट होता है कि ये कितना योग्य, प्रतिभावान सरदार था। इसी कारण तो इनको 40 दलों में अपनी जगह दिया था। ठीक है साथियों, 40 दल तुर्कान-ए-चिहालगामी दरअसल दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, बचपन से जवानी की ओर लेके जाने के लिए बनाया हुआ एक संगठन था। 40 दल दरअसल 40 तुर्क सरदारों के से नियुक्त एक संगठन था, जिनको विभिन्न पदों पर स्थापित किया गया था, नियुक्त किया गया था, ताकि उसको और मजबूत बनाया जाए दिल्ली सल्तनत को। आई बात समझ में? तो 40 दल में यह शामिल था गयासुद्दीन बलबन। आई बात समझ में? रजिया सुल्तान को अब अपदस्थ करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मैंने आपको बताया था ना। ठीक है, रजिया सुल्तान और 40 दलों के संगठन के बीच एक महत्वाकांक्षों का युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। ठीक है, 40 तुर्क सरदार पुरुष थे ना, तो इस महिला सुल्तान रजिया सुल्तान को हटाने के लिए बहुत षड्यंत्र कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनली रजिया सुल्तान के पद से हट जाता है। तो रजिया सुल्तान को हटाने में 40 दलों का, तुर्कान-ए-चिहालगामी का बहुत बड़ा हाथ था। तो 40 दलों में से एक कौन था? बलबनी, गयासुद्दीन बलबनी। तो रजिया सुल्तान को हटाने में, अपदस्थ करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आई बात समझ में? साथियों, बलबनी ना, गयासुद्दीन बलबन दिमाग से बहुत तेज था। उसको पता था कि मैं आगे चलकर सुल्तान भी बन सकता हूँ। इसी कारण जब भी उन्होंने नीति बनाई, दिमाग चलाया, तो उसी दिशा में दिमाग चलाया जिस दिशा में वो खुद सुल्तान बन सकता था। आई बात समझ में? तो यही कारण है साथियों। ठीक है, तो शमसी वंश में एक शासक हुए नासिरुद्दीन महमूद। तो उनको ना मतलब सुल्तान के गद्दी पर बैठाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, ताकि इनकी मृत्यु के बाद वो खुद सुल्तान बन सके। आई बात समझ में? तो इनकी हर एक चाल, इनकी हर एक सोच सुल्तान की गद्दी पर था। तो नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया, सुल्तान की गद्दी पर। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन इनको जहर देकर मार देता है। कहा जाता है, मुझे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद साथ 1266 में ये सुल्तान बन जाता है। और इन्होंने 1266 से 1286 के बीच टोटल 20 वर्षों तक शासन किया। आई बात समझ में? तो इनकी मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक शासन किया। साथियों, जब ये सुल्तान बन जाता है ना, तो
अपनी सम्मान के लिए इन्होंने दो नीति चलाई, दो नियम बनाया, ठीक है। एक सिजदा, दूसरा है पाबोस, ठीक है। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने दंडवत झुकना। जब कोई फरमाइश लेकर आता है, प्रस्ताव लेकर आएगा ना सुल्तान के सामने, गयासुद्दीन बलबन के सामने, तो बेकायदा दंडवत ऐसे झुक कर उसको प्रणाम करना था। यही है सिजदा, कि महाराज सुल्तान मेरी मनोकामना पूर्ण न करे, ठीक है, ये काम करवाना है आपसे करके, मतलब झुक कर प्रणाम करना था उसको, यही है सिजदा, ठीक है। और दूसरा है पाबोस, मतलब कदम को चूमना, मतलब झुक गया सिजदा करके, ठीक है। अब उसके सामने में जाएगा, गयासुद्दीन बलबन के सामने, अब उसके पैर को चूमेगा। सोच सकते हो कितना कितना अपने बारे में नियम बनाया था। मतलब सुल्तान की गरिमा को और बढ़ाने के लिए पाबोस और सिजदा की नीति बना दी। आई बात समझ में, अपने खुद को सम्मान को बढ़ाने के लिए। तो सिजदा झुकना है, पाबोस कदम को चूमना है, ठीक है। साथियों, इन्होंने तुर्कान ए चहलगामी का अंत कर दिया, ठीक है। तो देखो, तुर्कान ए चहलगामी का खुद सदस्य था, ये सुल्तान बन गया। उसके बाद जो 39 तुर्क सरदार थे ना, 39 तुर्क सरदार, इनकी भी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गई थी, ठीक है। ये 39 तुर्क सरदारों का मत था कि ये गयासुद्दीन बलबन ये सुल्तान बन सकता, तो मैं क्यों सुल्तान नहीं बन सकता। ये 39 तुर्क सरदारों का महत्वाकांक्षा थी, ठीक है। तो यही कहना है कि साथियों, तुर्कान चहलगामी को भंग कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया, उसका कॉन्सेप्ट ही रद्द कर दिया। आई बात समझ में साथियों। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, ठीक है। साथियों, इन्होंने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। सुल्तान के लिए राजत्व का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। सुल्तान अपनी शक्तियों को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, और मजबूत करने के लिए ये नीति बनाई, ठीक है। इसे राजत्व का सिद्धांत कहा जाता है, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है। साथियों, इन्होंने दैवीय अधिकार का समर्थन किया। ये साथियों, दैवीय अधिकार दरअसल राजत्व के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि भगवान ने, ईश्वर ने राज करने के लिए सुल्तान को बनाया है। आई बात समझ में, मतलब गयासुद्दीन बलबन को सुल्तान के तौर पर भगवान ने, देवताओं ने नियुक्त किया है, यही दैवीय सिद्धांत। आई बात समझ में। दरअसल एक षड्यंत्र था गयासुद्दीन बलबन का, ताकि आम जनता, आम लोग इनको भगवान की नज़र में देखे और इनकी गलतियां छुप जाए, क्योंकि भगवान तो गलती नहीं करते। तो इनका मत है कि अगर मैं भगवान के तौर पर पेश आ जाऊंगा आम लोगों के बीच में, तो लोग मेरी नाकामियों को नज़रअंदाज कर देंगे। आई बात समझ, क्योंकि भगवान का, देवताओं का दिया हुआ अधिकार है सुल्तान बनने का गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है। इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण की, ठीक है। जिले इलाही का मतलब होता है, जिले का मतलब होता है ईश्वर, इलाही का अर्थ होता है छाया, मतलब ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, सुल्तान है, तो जाहिर सी बात इन्होंने जिले इलाही की उपाधि धारण करी, ठीक है। ये नौरोज, मतलब ईरानी, जो ईरानी है ना त्यौहार, नौरोज दरअसल ईरानी त्यौहार है, तो इनको भारत में शुरू किया। नौरोज दरअसल प्रकृति के उपासक के लिए शुरू की गई थी ये, ठीक है। प्रकृति के उपासक के लिए, प्रकृति की पूजा करने के लिए इस त्यौहार की शुरुआत की गई। साथियों, बलबन ने खुद को उच्च वंश का बताया, ठीक है। उच्च वंश, निम्न वंश, निम्नतर वंश हम अपने हिंदू संस्कृतियों में देखते हैं। आई बात समझ, ऐसा उच्च निम्न वंश, ऐसा मतभेद बलबन वंश के समय भी प्रचलित था मुसलमानों में। तो खुद को ये उच्च वंश का बताते थे, और इतना उच्च वंश, इतने लेवल तक उच्च वंश अपने आप को बताते थे। एक पुस्तक में लिखा है इनके बारे में कि बलबन कहते थे कि अगर मैं निम्न वंश के लोगों को देखता हूं ना, तो इतना चिढ़ पैदा आ जाता है उनके प्रति कि मेरा हाथ तलवार के पास जाता है। अब तलवार के पास जाएगा हाथ, तो निम्न वंश के लोगों को तो हार फूल से स्वागत तो नहीं करा, तो तलवार किस काम आता है, मारने के लिए, गला काटने के लिए। आई बात समझ में। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये निम्न वंश के लोगों को कितना हेय दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते थे। आई बात समझ में। साथियों, इन्होंने अपने वंश को मजबूती प्रदान करने के लिए, विद्रोहों को दमन करने के लिए, ठीक है, इन्होंने 2 संगठन बनाया और एक नीति बनाई। 2 संगठन कौन था, दीवान ए आरिज, ठीक है, गुप्तचर विभाग बनाया जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक, और एक नीति क्या थी, रक्त और लौह की नीति। आई बात समझ में। साथियों,
पहला संगठन क्या था, दीवान ए आरिज। इसका मतलब होता है, ये दरअसल साथियों सैन्य संगठन था, सैन्य विभाग था। ठीक है, तो सैन्य विभाग का नाम क्या था, दीवान ए आरिज। तो सैन्य विभाग में सैन्य रहेंगे, सेना रहेंगे। तो इसका क्या काम था, विद्रोहों का दमन करना, ताकि बलबनी वंश गुलाम वंश को सहेज सके और अच्छे से आगे बढ़ा सके। गुप्तचर विभाग का नाम क्या था साथियों, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमलिक, आई बात समझ में। तो इनका डायरेक्ट कनेक्ट सुल्तान के पास था। ठीक है, मतलब राज्यों में जितनी भी गतिविधियां होती थी ना, तो उनका डायरेक्ट सूचना सुल्तान तक पहुंचता था गुप्तचर के रूप में। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने विद्रोहों को दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त से ही स्पष्ट है कि विद्रोहों की हत्या करना, उनकी खून की नदियां बहाना, खून निकाल देना उसको मार मार कर, और उसके परिवार के लोगों को कैद कर लेना, गुलाम बना देना, यही है इसकी नीति। आई बात समझ में। मैं बहुत कॉन्सेप्ट वाइज बारीक हिस्से में तोड़ कर सरल शब्दों में आपको बताया हूं, जटिलता नहीं है मेरे लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। फटाफट और रिवीजन करा देता हूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूं। ठीक है, बलबनी वंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन करते हैं, नासिरुद्दीन महमूद को मारकर। 1266 में सुल्तान बनते हैं और 20 वर्षों तक सुल्तान की गद्दी पर बैठता है, और 1286 में इनकी मौत हो जाती है। साथ ही बलबनी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन 40 दल में एक तुर्क का सरदार था। ठीक है, रजिया सुल्तानों को अपदस्थ करने में, उनको हटाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने जैसे सुल्तान बना, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए दो नीति अपनाई, सिजदा और पाबूस। सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने एकदम सिर को झुकाकर प्रणाम करना। ठीक है, पाबूस का मतलब होता है उसका पैर को चूमना। ठीक है, तुर्कान ने चहलगामी का अंत कर दिया। जब ये खुद सुल्तान बन गए ना, तो बाकी सुल्तान बाकी तुर्क सरदार इनके विद्रोही बन गए कि मैं भी सुल्तान बन सकता हूँ, गयासुद्दीन बलबनी को हटाकर, तो इनको अंत कर दिया। ठीक है, राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब होता है सुल्तान अपनी शक्तियों को स्पष्ट और मजबूत बनाने के लिए नीतियां बनाते थे। इसके अंतर्गत दैवीय अधिकार का समर्थन किया, मतलब दैवीय अधिकार का मतलब देवताओं ने मुझे सुल्तान बनाया है, कोई मुझे हर पद से नहीं हटा सकता। जिले इलाही की उपाधि धारण किया, अर्थात ईश्वर की छाया। नौरोज प्रथा को शुरू किया। ये दरअसल ईरानी फारसियों का त्यौहार है जिसको भारत में लागू किया। ये प्रकृति के उपासक के तौर पर, प्रकृति के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। नौरोज को 9 दिन तक मनाया जाता है इसको। बलबन ने खुद को उच्च वंश बताया। ठीक है, निम्न वंश के लोगों को जैसे ही ये देखता है बलबन, उसका हाथ तलवार की ओर जाता है, गला काटने के लिए, मारने के लिए। आई बात समझ में। इन्होंने मजबूती प्रदान करने के लिए 2 विभाग बनाया। दीवान ए आरिज मतलब होता है सैन्य संगठन, सैनिकों की भर्ती करता था। उस सैनिक का काम क्या था, दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करना, विद्रोहों को दबाना। ठीक है, गुप्तचर विभाग भी बनाए, बरीद ए मुमलिक। इसका मतलब होता है राज्य में जितनी भी गतिविधियां होती थी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ या उसके फेवर में, तो उसकी सूचना डायरेक्ट सुल्तान को मिलता था। ठीक है, इसके मुखिया को बरीद कहते थे। ठीक है, इन्होंने विद्रोहों की दबाने के लिए आम लोग स्थानीय लोग जो विद्रोह करते थे ना, उनको दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त लौह से स्पष्ट होता है कि रक्त बहा देना, खून की नदियां बहा देना विद्रोहों की, और उनकी फैमिली को अपना गुलाम बना देना। उम्मीद करता हूं साथियों मेरा यह वीडियो जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। साथियों गुलाम वंश का 3 वीडियो पढ़ा दिया हूं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। इन तीनों वंशों को मैं एक ही वीडियो में समाप्त करूंगा, इसके अगले वीडियो में। आई बात समझ में। तो मेरी कोशिश यह है कि बार बार आपको याद दिलाऊं, पढ़ाकर रिकॉल कराऊं। ठीक है, सफलता का एक मुख्य कारण क्या होता है साथियों, कि आप उस चीज को बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। ठीक है, जब तक रिविजन नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ लो एग्जाम के पहले, जब तक उसको रिविजन नहीं करोगे ना, आपको सफलता नहीं मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, एक्चुअल में जो एग्जाम के जो 15 से 20 दिन आप पढ़े रहेंगे ना, वही एक्चुअल में याद रहता है एकदम स्पष्ट रूप से। नहीं तो नहीं पढ़ोगे 15-20 दिन पहले, तो आपका धुंधला धुंधला दिखाई देगा एग्जाम में, मतलब डाउटफुल रहोगे। आई बात समझ में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि कई लोगों के एग्जाम नहीं निकलता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो उन्होंने कई बार शेयर किए कि मैं रिविजन नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो सफलता का मुख्य कारण क्या होता है,
आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपका सफलता का चांसेस बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो इसको पुनः और रिवीजन कराऊंगा, जैसा जैसा मेरा वीडियो देखते जाओगे ना वैसे वैसे और आपको क्लियरिटी आती रहेगी। आई बात समझ में? तो जय हिंद साथियों।